हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मधु फ्रॉम दी एम्स भोपाल। मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बताने वाली हूँ एम्स बेसिक कोर्सेज के लिए, यानी कि पैरामेडिकल के लिए और नर्सिंग के लिए इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। सबसे पहले आपको इसमें क्या करना रहता है, बेसिक रजिस्ट्रेशन करना रहता है। बेसिक रजिस्ट्रेशन अगर आप करते हैं तो इसमें आपको पूरे डिटेल्स फिल करने होते हैं, 11-12 के मार्कशीट या फिर जो भी आपका एड्रेस वगैरह ये सब सारी चीज़ें। इसमें आपको फोटोज, थंब इम्प्रेशन, फिर सिग्नेचर वगैरह अपलोड करना रहता है, तो जिसको बहुत ही आप बारीकी से और अच्छे से करना है। मैं आगे बताऊंगी, आपको गाइड करूंगी कैसे कैसे ये रहना चाहिए तीनों चीज़ें, थंब इम्प्रेशन और आपका सिग्नेचर और आपका फोटो। ठीक है, जब जैसे आप बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देते हैं उसके बाद से क्या हो जाता है, आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन क्या होता है, एक्सेप्ट हो जाता है। या फिर अगर आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं होगा तो आप फाइनल रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन है काफ़ी अच्छे से बिल्कुल करेक्ट जो भी आपका डिटेल्स है वो आपको क्या करना है, फिल करना है। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन उसके बाद ही आपका क्या होगा, एक्सेप्ट होगा। अगर रिजेक्ट हो जाता है फिर आपका सेकेंड स्टेप आगे के लिए, फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो अच्छे से फिल करना है। फिर सेकंड उसके बाद से आपको क्या करना रहेगा, बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद से फाइनल रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। फिर उसके बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन का कोड जनरेशन रहेगा, सिटी चॉइस, और उसके बाद से पेमेंट करना रहता है फी का। और इन सब सारी चीज़ों को कंप्लीट कर देते हैं उसके बाद से आपको एग्जाम के 1 वीक पहले आपको क्या रहता है, एडमिट कार्ड आ जाता है। ओके, तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए। अब बेसिक रजिस्ट्रेशन 8 अप्रैल से लेकर के आप 7 मई तक कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों ने इसके पहले अप्लाई किया था एमसीबीएसई और नर्सिंग कोर्सेज के लिए, उनको क्या करना होगा, 17 अप्रैल से लेकर के आप 15 मई के बीच में क्या करना है, अपना कोड जनरेट कर लेना और जो भी फी पेमेंट वगैरह है जो भी आपको क्या करना है कर देना है। ठीक है, जो भी आप इमेज अपलोड्स करेंगे उसके लिए कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस है, आपको क्या क्या फॉलो करना चाहिए। जो भी आप इमेज अपलोड करेंगे वो स्कैन इमेज होना चाहिए और कैमरास का फोटो होना चाहिए, यानी कि कुल मिलाकर के बिल्कुल क्लियर फोटो होना चाहिए। इस पिक्चर्स में ये बता रहा है कि आप फोटो से, कैमरा से फोटो को क्लिक करते हैं, फिर इसको अपने टैब में पीसी या फिर लैपटॉप में सेंड करेंगे। उसके बाद से आपको इमेज को क्रॉप करना होगा और फिर सेव इमेज करके बता रहा है कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने फोटोज को अपलोड कर सकते हैं। तो लेकिन आपको एक और बात का ध्यान रखना है, जो आपकी फोटो का साइज होनी चाहिए वो 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए और ये जेपीजी के फॉर्म में होना चाहिए। अब बता रही हूँ मैं आपको चेकलिस्ट बिफोर दी, मतलब फोटो अपलोड होने से पहले जो भी आपकी फोटो, जो फोटोग्राफ्स कलर में होना चाहिए, कलरफुल फोटो होना चाहिए और वो क्या रहना चाहिए, उसका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और फेस आपका क्लियरली विजिबल होना चाहिए। और जो भी आप इमेज का जो साइज रखेंगे फोटो का, पासपोर्ट साइज की रहती है, वो 50 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। और जो भी इमेज है वो जेपीजी के फॉर्म में रहना चाहिए उसका फॉर्मेट। और उसके बाद से इमेज क्या रहना चाहिए, बिल्कुल क्लीन रहना चाहिए, उसमें कोई एडिटिंग वाला नहीं, कुछ ब्लर नहीं रहना चाहिए वो इमेज आपका। अब मैं आपको बताने वाली हूँ इंस्ट्रक्शन सिग्नेचर्स के लिए, आपका सिग्नेचर कैसा रहना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका सिग्नेचर क्या होना चाहिए, बिल्कुल वाइट पेपर पर होना चाहिए और थिक, यानी कि ब्लू ब्लैक पेन से आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और जो भी आप ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने फर्स्ट नाम का अक्षर यूज करेंगे तो एप्लीकेबल नहीं होगा, और कैपिटल सिग्नेचर लेटर में नहीं होना चाहिए आपका। और सिग्नेचर यानी कि ओवर राइटेड नहीं होना चाहिए, यानी कि एक बार सिग्नेचर करने के बाद आप दोबारा उस पर राइटिंग नहीं करनी है आपको। एक बार सिग्नेचर आपको, यानी कि आपको सिग्नेचर पूरी अच्छी तरह से फुल नेम के साथ सिग्नेचर करना है, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, सिग्नेचर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो सकता है। मैं चेकलिस्ट बताने वाली हूँ आप लोग को इस सिग्नेचर्स के लिए। सिग्नेचर क्या होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड उसकी होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और जो इमेज की साइज होगी सिग्नेचर की वो 20 से 100 KB के बीच में रहना चाहिए। और जो भी वो इमेज होगा जेपीजी के फॉर्मेट में रहना चाहिए। और वो जो भी इमेज होगा उसमें क्या करना चाहिए, ओवर एडिटिंग वगैरह नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल इमेज क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप जो भी थंब इम्प्रेशन लगाएंगे उसके लिए क्या क्या आपका होना चाहिए। तो क्या जो भी आप थंब इम्प्रेशन लगाएंगे व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए उसका, और उसकी जो साइज है 20 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। इमेज होना जेपीजी के फॉर्मेट में होना चाहिए और इमेज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ब्लर नहीं रहना चाहिए और कोई उस पर एडिटिंग वगैरह नहीं रहनी चाहिए। ये बता रही हूँ मैं आपका थंब इम्प्रेशन के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर्स का एग्जांपल मैंने लिया है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस फोटो के लिए आपके फोटोग्राफ्स कैसे होना चाहिए। देखिए यहाँ पे राइट साइड में लिखा हुआ है कि पूरा डिजिटल रेजोल्यूशन के होने से क्या होगा, रिजेक्ट कर दिया, नॉट एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ इधर के साइड में। और जितने सारे एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ्स हैं देख सकते हैं इधर राइट के साइड में। देखिए यहाँ पे थंब इम्प्रेशन के लिए एक डेमो एग्जांपल है, जैसे कि आपका फर्स्ट वाला देख सकते हैं उस पर टिक किया गया साइन का और बाकी सब नीचे वाले को रेड सर्कल के अंदर क्रॉस कर दिया गया। यानी कि अगर आपका थंब इम्प्रेशन इस तरीके का रहता है तो क्या हो सकता है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर आपका थंब इम्प्रेशन फर्स्ट वाला जैसे है वैसे रहता है, बिल्कुल क्लियर रहता है व्हाइट पेज पे वैसे, और सब कुछ पूरा मेंटेन जितना मैंने बताया, तो आपका क्या होगा, फॉर्म क्या होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा।
अगर आपका सिग्नेचर इस तरीके का रहता है, बिल्कुल क्लियर रहता है, तो आप फर्स्ट वाला डायग्राम देखिए, आपको क्या एक्सेप्टेड है। लेकिन यहाँ पर नीचे जो क्रॉस कर दिया गया रेड सर्कल के अंदर, तो आपका सिग्नेचर क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप अच्छे से अगर सिग्नेचर नहीं करते हैं, बिल्कुल क्लियर नहीं रहता है, जिन जिन बातों को बताया मैंने, इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में नहीं रखते हैं, तो